Hello everyone, welcome back to the another video of फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कल हमने इसकी मेन डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसमें कौन कौन सी मेन डेफिनेशंस है, लाइक ऑथराइज पर्सन, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम एक्ट, दैट इज़ डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अब हम पढ़ तो रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, अब हम इनमें डील कैसे करते हैं, इनके बारे में रीड कर लिया कि क्या होता है, सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो कैसे करेंगे। जो फेमा एक्ट है 1999, उसके सेक्शन 3 में इस चीज़ के बारे में डिफाइन किया गया है अबाउट द डीलिंग्स इन द फॉरेन एक्सचेंज। एज पर द परमिशंस ऑफ RBI, नो पर्सन शेल, RBI की परमिशंस के अकॉर्डिंग, RBI की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल डील या ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन हु इज़ नॉट एन ऑथराइज पर्सन। कोई भी बंदा ना तो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है और ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज उस पर्सन को जो कि ऑथराइज नहीं है। मतलब RBI ने कहा कि जो बंदा ऑथराइज पर्सन नहीं है, हम उसको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही हम ऐसे पर्सन के साथ फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। सेकेंड इज़ मेक एनी पेमेंट और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन हु इज़ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। हम ऐसे किसी भी बंदे की पेमेंट नहीं कर सकते या किसी भी बंदे से उधार नहीं ले सकते जो कि इंडिया के बाहर रहता है, मतलब आउटसाइड रेजिडेंट इंडिया। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का रेजिडेंट है, लंदन का रेजिडेंट है, ऐसे पर्सन के से हम पेमेंट ना हम उसके साथ पेमेंट कर सकते हैं और ना ही हम उसके साथ कोई लेन देन, मतलब क्रेडिट, उधार का भी काम नहीं कर सकते। थर्ड, रिसीव अदरवाइज बाय एन ऑथराइज पर्सन एंड पेमेंट बाय ऑर्डर या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज़ रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया। रिसीव मतलब लेना, ठीक है। बाय एन ऑथराइज पर्सन, जो भी हमने पेमेंट रिसीव है वो हम ऑथराइज पर्सन से लेंगे। एंड द पेमेंट बाय ऑर्डर, जो पेमेंट है या तो बाय ऑर्डर या फिर बिहाफ पे लेंगे किसी भी ऐसे पर्सन के जो इंडिया से बाहर है। अगर मान लो कि कोई पर्सन एक्स और वाई है, एक्स इंडिया का रेजिडेंट है, वाई न्यूयॉर्क का रेजिडेंट है, वाई ने एक्स को पैसे भेजने थे तो वाई एक्स को डायरेक्टली नहीं देगा, वो किसके थ्रू देगा, किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। एंटर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। कोई भी ऐसा बंदा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में तो डील कर, मतलब एंटर कर गया इन इंडिया, इंडिया में ही कोई पर्सन है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कर रहा है डील, एज कंसिडरेशन, किस चीज़ के लिए, ताकि कोई एसेट जो है, मान लो कि मेरा यहाँ पे कोई मशीनरी है, मैंने उसको बाहर, इंडिया के बाहर भेजना है बाय एनी पर्सन, ठीक है। तो उसमें भी RBI ने ये सब कहा है कि एज़ पर द परमिशंस ऑफ RBI की परमिशन के बिना कोई भी बंदा जो है डील या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज ऐसे पर्सन को जो ऑथराइज नहीं है। सेकंड, कोई भी बंदा पेमेंट नहीं कर सकता, मतलब पेमेंट और उधार नहीं कर सकता किसी ऐसे पर्सन से जो इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है। करता कौन है, कोई भी ऑथराइज पर्सन होगा वो करके दे सकता है आपके बिहाफ पे। थर्ड, रिसीव या बाय, मतलब मान लो कि मैंने किसी से अपना पैसा लेना है बाहर से, तो मैं उस पर्सन से डायरेक्टली नहीं लूँगी, मैं कैसे लूँगी, ऑथराइज पर्सन से। मैं वाई के बिहाफ पे ऑथराइज पर्सन से पेमेंट रिसीव कर लूँगी। फोर्थ, एंटर इन टू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में मैं कर रही हूँ डील, इंडिया में मैंने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, किस चीज़ के लिए की, ताकि मैं अपना कोई एसेट है, कोई मशीनरी है, उसको बाहर भेज सकूँ, ठीक है, बाय एनी पर्सन इन इंडिया, ठीक है, कोई भी बंदा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अब फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन सिक्योरिटी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हमने होल्ड करना, उसके लिए भी तो कुछ रूल्स होंगे ना। अगर हमने ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रखना है तो उसके लिए कोई तो रूल्स होंगे ना, कुछ तो कहा होगा RBI ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने। इसके बारे में सेक्शन 4 में दिया गया है,
except as otherwise provided in the rules, act, regulations. No person in India can hold, possess, transfer or own any foreign exchange, foreign security or immovable property outside India एक्सेप्ट एज अदरवाइज मतलब एज पर द सिंपल ले लो कि एज पर द रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट, इनके कहने के साथ अगर हम चले तो कोई भी पर्सन इंडिया जो इंडिया का पर्सन है वो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी ना तो अपने पास रख सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही अपने नाम के ऊपर करवा सकता है, उसको ओन नहीं कर सकता जो कि इंडिया के बाहर है। कोई भी ऐसी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर है उसके अंदर जो है होल्डिंग, पोसेसिंग या ट्रांसफ़र वो इंडिया का पर्सन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अब हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ लिया, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पहला, पोजेशन मतलब कि ओन करना, रिटेंशन मतलब होल्ड करना। ओन मतलब कि मेरा है, रिटेंशन मतलब होल्ड करना कि बस थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन कॉइन्स, इसमें क्या पॉइंट है, ऑथोराइज पर्सन कैन डू रिटेन पोजेस द फॉरेन एक्सचेंज या कॉइन्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी विदाउट लिमिट। अगर कोई ऑथोराइज पर्सन है ना वो तो फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन कॉइन्स है उनको अपने पास रख सकता है, बट जितनी लिमिट उसको दी गई है उसके अकॉर्डिंग, जो लिमिट उसको कहा गया उतनी लिमिट में वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी को अपने पास रख सकता है। मतलब जो फॉरेन कॉइन्स हैं, अगर मान लो कि कोई ऑथोराइज पर्सन है, मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ, मैंने अगर फॉरेन कॉइन्स को अपने पास रखना है तो उसकी लिमिट क्या है, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मैं चाहे जितने मर्जी अपने पास फॉरेन कॉइन्स रख लूँ। हाँ, बट जो फॉरेन एक्सचेंज है, नोट्स वगैरह, उनके लिए जो लिमिट मुझे प्रोवाइड की जाएगी मैं उतनी लिमिट में ही अपने पास उनको रख सकती हूँ, पोजेस कर सकती हूँ या होल्ड कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन रिटेन फॉरेन एक्सचेंज अप टू $2000 और इक्विलेंट, ठीक है। अगर कोई इंडिया का पर्सन है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज़ एन इंडियन रेजिडेंट, वो क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज को $2000 तक अपने पास रख सकता है इन द फॉलोइंग केसेस, बीइंग एक्वायर्ड बाय हिम while on a visit to place outside India by the way of payment for services, gifts या ऑनरेनियम। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो बाहर गया है घूमने कहीं पे, ठीक है, तो अगर जो वैसे तो $2000 है ना वो लेके जाता है, उसके पास है, अगर मैंने बाहर जाना है, कनाडा जाना है, घूमने जाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने साथ $2000 मतलब कैनेडियन डॉलर लेके जा सकती हूँ, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल जब मैं वापस आ रही हूँ, मुझे बाय द वे ऑफ गिफ्ट कोई ऑनरेनियम या फिर कोई भी सर्विस के वे से मुझे अगर कोई पेमेंट मिली है वो मैं अपने पास रख सकती हूँ, ठीक है, अप टू $2000। सेकेंड इज़ बाय अ पर्सन हु इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया। अगर कोई बंदा इंडिया आ रहा है तो भी इतनी अमाउंट वो रख सकता है अपने पास, दैट इज़ $2000। थर्ड, अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन फॉर अब्रॉड ट्रेवल। अगर मान लो कि कोई बंदा है जिसने बाहर जाना था घूमने, बट अब उसका पैसा बच गया, जब वो वापस आया वो लेके तो $2000 गया था फ्रॉम एनी ऑथराइज पर्सन, बट अब उसमें से उसका कुछ पैसा बचा है तो वो भी वो अपने पास रख सकते हैं। किन केसेस में कोई इंडिया का पर्सन है वो रख सकता है पैसा अपने पास। पहला कि अगर वो बाहर गया बट उसको पेमेंट जो मिली ना बाहर जाके बाय वे ऑफ कोई सर्विस मिल गई, उसको कोई गिफ्ट मिला, उसको बाहर जाके कोई ऑनरेनियम, ऑनर किसी ने किया उसको, उसके थ्रू उसको कोई पैसे वगैरह मिले हैं, कोई कैश मिला है तो वो अपने पास रख सकता है। कोई बंदा अगर इंडिया आ रहा है तो उसके पास ये अमाउंट है। कोई बंदा जिसने बाहर जाना था पैसे लेके गया बट उसके वो पूरे पैसे नहीं लगे, उसके पैसे बच गए, तो वो भी मैं अपने पास रख सकती हूँ। मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन रिटेन द अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड है इन दीज 3 केसेस। या तो वो बाहर गया, उसको कोई सर्विस, गिफ्ट या ऑनरेनियम के थ्रू मिला, या फिर कोई पर्सन जो इंडिया आ रहा है, मतलब बाहर का कोई पर्सन इंडिया आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा
जो बाहर गया पैसे लेके गया बट उसके पैसे यूज़ नहीं हुए, जो अनस्पेंट अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज वो अपने पास रख सकते हैं। पर्सन रेजिडेंट इन, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली। कोई ऐसा बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट है वो परमानेंटली नहीं है, वो टेम्परेरी रेजिडेंट है, थोड़े टाइम के लिए आ गया फॉर एग्जांपल। मे पोजेस एक्सचेंज विदाउट लिमिट, वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज को रख सकता है विदाउट एनी लिमिट। बट उसमें भी क्या केस उन्होंने दिया, इफ़ सच फॉरेन एक्सचेंज वॉज एक्वायर्ड, हेल्ड, ओन्ड बाय हिम when he was resident outside India and has been bought in India as per regulations। इन्होंने क्या कहा, कोई बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वो बाहर से इंडिया आया है, ठीक है, तो वो जो है ना फॉरेन एक्सचेंज को विदाउट लिमिट, बिना किसी लिमिट के अपने पास रख सकता है। इफ़ सच फॉरेन एक्सचेंज, पर वो जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो एक्वायर, हेल्ड या ओन्ड, ये तब किया गया था उसके द्वारा, कब उसके पास ये था फॉरेन एक्सचेंज, जब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं था, ही वॉज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड बॉट इन इंडिया एज पर रेगुलेशंस, और वो जो पैसा है वो इंडिया में लाया है एज पर दी रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। पहला है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 3 में बताया गया कि फॉरेन एक्सचेंज में कैसे डील करेंगे। इसमें जो हमें आरबीआई ने परमिशन दिया उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता अगर वो ऑथराइज पर्सन नहीं है। सेकंड, कोई भी पर्सन पेमेंट या फिर उधार नहीं ले सकता ऐसे पर्सन से जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। थर्ड, कोई भी बंदा जो है उसको अगर किसी बाहरले बंदे से पैसे लेने हैं या उसको पैसे मिलने हैं तो वो उसको ऑथराइज पर्सन से मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे, ठीक है। फोर्थ है, अगर कोई पर्सन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है इंडिया में, किस पर्पज़ के लिए कर रहा है कि उसने कोई एसेट है वो ट्रांसफ़र करना है इंडिया के बाहर बाय एनी पर्सन, मतलब कोई इंडिया का पर्सन है जिसने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट करना है आउटसाइड द इंडिया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें ऑथराइज पर्सन की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो हमें पूरी लिमिट बता सके फॉरेन एक्सचेंज की जो भी लगनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बारे में हमें बताया गया सेक्शन 4 के अंदर, एक्सेप्ट एज अदरवाइज, मतलब इन द रूल्स, जो हमें रूल्स में, एक्ट में और रेगुलेशन में प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा इंडिया का, नो पर्सन इन इंडिया कैन होल्ड, पोजेस, ट्रांसफ़र और ओन क्या, कोई फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मैं इंडिया के बाहर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं रख सकती और ना ही मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अगर करना भी है तो पहले मुझे बहुत सारा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, साइन करवाने होंगे, परमिशंस लेनी होंगी, तो ये पूरा स्टेप प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग सेक्शन 3 एंड 4। अब सेक्शन 3 है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 4 है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको भी अगर करना है तो उसके रिगार्डिंग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पहला रूल क्या है, पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन कॉइन्स। अगर मैंने फॉरेन एक्सचेंज को और फॉरेन कॉइन्स को अपने पास रखना है तो उसके लिए क्या रूल्स प्रोवाइडेड किए गए हैं। पहला रूल है, ऑथराइज पर्सन कैन डू रिटेन या पोजेस द फॉरेन एक्सचेंज या कॉइन्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी विदाउट लिमिट। अगर कोई ऑथराइज पर्सन है, अगर उसने अपने पास कोई फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कॉइन्स या कोई भी ऐसी फॉरेन सिक्योरिटी रखनी है तो वो अपनी स्कोप, अपनी जो उसको लिमिट प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग रख सकती है विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथराइज्ड लिमिट, ठीक है। बट जो फॉरेन एक्सचेंज में तो चलो जितनी लिमिट प्रोवाइड की है उतने में, जो फॉरेन कॉइन्स है ना उसको ऑथराइज पर्सन विदाउट एनी लिमिट रख सकता है। फॉरेन कॉइन्स को रखने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी लिमिट को प्रोवाइड नहीं किया हुआ। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर कोई पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज को रख सकता है, कितनी अमाउंट तक रख सकता है, अप टू $2000 और इक्विवेलेंट, या $2000 तक या $2000 पूरे,
ठीक है, उसमें भी किन किन केसेस में, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर गया है, ठीक है, घूमने गया है, उसको कोई गिफ्ट के थ्रू मिल गए पैसे, कोई ऑनरेनियम मतलब किसी ने उसका ऑनर किया तो उसके थ्रू उसको कोई मनी मिली है, या कोई सर्विसेज के थ्रू उसको कोई पे बैक मिला है, तो वो उसके पास वो रख सकता है इंडिया में। ठीक है। सेकेंड, अगर कोई पर्सन इंडिया आया है घूमने तो कुछ तो पैसे लेके आएगा ना, ठीक है, तो वो अपने पास रख सकता है। थर्ड इज़ कि अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर घूमने गया है, वो अपने साथ $2000 लेके गया, बट उसकी पूरी अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुई, उसका कुछ पैसा बच गया, तो वो भी वो अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली मे पोजेस एक्सचेंज विदाउट लिमिट। अगर कोई बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, परमानेंट, वो टेम्परेरी बेसिस पे आया है, या फिर मान लो कि कोई बंदा इंडिया में आया है सिंपली, ठीक है, तो वो अपने साथ जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो अपने पास रख सकता है विदाउट एनी लिमिट इफ़ सच फॉरेन एक्सचेंज वॉज एक्वायर्ड, हेल्ड या ओन्ड बाई हिम व्हेन ही वॉज अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर कंडीशन क्या है कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये उस पर्सन ने तब इकट्ठा किया जब वो इंडिया के बाहर का नागरिक था, इंडिया का रेजिडेंट नहीं था, और वो अपने साथ ये पैसा इंडिया में ले आया है एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब फॉर एग्जांपल, अब इतने लोग हैं आइल्स करके बाहर जाते हैं, जो लोग 5-5 6-6 साल लगा के अर्निंग करके इंडिया अब रहने आ जाते पक्के, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ $2000 ही लेके आते हैं अपने साथ, नहीं, वो अपनी पूरी अमाउंट जो उन्होंने अर्निंग किया, पूरा जो उन्होंने अपनी सेविंग्स किया, उसको अपने साथ लेके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रियलाइजेशन, मतलब लेना, रिपार्टिएशन मतलब भेजना, और सरेंडर मतलब पार्टी को देना, जिस पार्टी से हमने डील किया उसको देना, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके क्या पॉइंट्स हैं, मतलब क्या उन्होंने इस टॉपिक में बताना है, लेना, भेजना या फिर पार्टी को देना, क्या देना, फॉरेन एक्सचेंज देना। पर्सन एंटाइटल्ड टू फॉरेन एक्सचेंज शेल सरेंडर इट टू द ऑथराइज डीलर। अगर कोई बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है तो वो अपने जो अमाउंट है वो किसको सरेंडर कर देता है, ऑथराइज डीलर को। ही कैन रिटेन विद हिमसेल्फ एज परमिटेड बाई हिम। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है, दो बंदे, ठीक है, एक्स जो है वो कोई पर्सन है, वाई जो है ऑथराइज डीलर है, तो जो एक्स है जो फॉरेन एक्सचेंज में को अपने पास रख रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितना उसके पास बचा कुचा फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन करेंसी है अगर, या कोई भी ऐसी फॉरेन एक्सचेंज है, तो उसको ना वाई को दे देगा। वाई क्यों, क्योंकि वाई ऑथराइज डीलर है, और फिर अगर दोबारा एक्स को नीड पड़ी उस फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो उससे ऑथराइज डीलर से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अब पर्सन एंटाइटल्ड टू फॉरेन एक्सचेंज, अगर किसी पर्सन के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है तो वो उसको ऑथराइज पर्सन को सरेंडर कर देगा, और अगर आगे जाके उसे कभी भी फॉरेन एक्सचेंज की नीड हुई तो वो उस ऑथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है। नेक्स्ट, person to whom any amount of foreign exchange is due shall take all the reasonable steps to realize or repatriate to India such foreign exchange। कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको कोई भी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू है, पेंडिंग है, मान लो कि किसी इंडियन पर्सन ने बाहर सामान भेजा बट अभी उसकी पेमेंट बाकी है, तो वो क्या करेगा, जितने भी रीज़नेबल स्टेप्स हैं जो एक्ट में गिवन होते हैं, ठीक है, एज प्रोवाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे स्टेप्स को प्रोवाइड करेगा। क्यों, ताकि वो अपनी पेमेंट को ले सके, और अगर कोई बची उसको देने वाली भी है, ठीक है, अगर उसने कुछ देना भी है तो वो रियलाइज़ कर सके और रिपार्टिएट कर सके टू इंडिया सच फॉरेन एक्सचेंज। कहाँ पे करेगा, इंडिया में, क्योंकि सामान कहाँ से गया बाहर, इंडिया से, तो कैश कहाँ पे आना है, इंडिया में। ठीक है, ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या बोला कि अगर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट है, फॉर एग्जांपल दो पर्सन है ए और बी, ए इंडिया का रहने वाला है, बी कनाडा का रहने वाला है। ए ने बी को कोई सामान भेजा, कोई मशीनरी भेजी, कोई एसेट भेजा, बट बी ने अभी उसको उसकी पूरी पेमेंट नहीं की, तो जो ए है, जो इंडिया का रेजिडेंट है, वो पूरे ही वुड टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज़ और रिपार्टिएट टू इंडिया सच फॉरेन एक्सचेंज, ताकि उसकी जो मनी है जिसको मिलनी है वो इंडिया में आ सके। ऑन द रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
ड्यू पर्सन शेल रिपाट्रिएट सेम टू इंडिया और रिसीव इन इंडिया। अब जब जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रियलाइज़ हो जाता है, तो जो पर्सन है ना, इंडिया का जो पर्सन है, द पर्सन शेल रिपाट्रिएट मतलब भेज देता है सेम टू इंडिया और रिसीव इन इंडिया एंड सेल इट टू द ऑथराइज पर्सन फॉर एक्सचेंज ऑफ रुपीज़। अगर मान लो अब हमने क्या बोला, ए और बी दो बंदे थे, ऐसे नहीं समझ आएगा, ए और बी दो बंदे थे, ए ने बी को बाहर सामान भेजा था, तो बी ने बदले में ए को क्या भेजी, फॉरेन करेंसी भेजी। तो ए क्या करेगा, उस फॉरेन करेंसी को ऑथराइज पर्सन के पास ले जाएगा ताकि वो उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवा सके, क्योंकि इंडिया में तो इंडियन रुपी ही चलेगा, फॉरेन करेंसी तो नहीं चलेगी। इसलिए सेल इट टू द ऑथराइज पर्सन फॉर द एक्सचेंज ऑफ रुपीज़। सेकेंड, रिटेन या होल्ड इट इन अकाउंट विद एन ऑथराइज डीलर इन इंडिया। अगर उसको जो फॉरेन एक्सचेंज आया वो क्या करेगा, उस फॉरेन एक्सचेंज को जो ऑथराइज डीलर है ना उसके पास रख देगा इंडिया में ही, ताकि वो जब उसका मन करेगा उससे वो ले सकता है, यूज़ कर सकता है जब उसे नीड हो। सेकेंड, यूज़ इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज। अब वो क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल ए के पास आ गई फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो ए क्या कर सकता है, उस फॉरेन करेंसी को अगर उसका कोई भी किराया जो पे करने वाला रहता है, ठीक है, कोई भी उसकी डेट है, कोई लाइबिलिटी है जो उसके ऊपर अभी उसकी पेंडिंग है लाइबिलिटी, किसके रिगार्ड में, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्ड में, तो वो उस फॉरेन करेंसी से जो उसके पास आएगी उस डेट या लाइबिलिटी को पे आउट कर सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन जिसके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज है पड़ा, तो वो क्या करेगा, उसको ऑथराइज डीलर को दे देगा, ठीक है, और जब भी उसको नीड होगी वो उससे ले सकता है। सेकेंड, हमने देखा कि अगर कोई पर्सन जिसकी कोई भी फॉरेन अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई ना, किसी पर्सन ने मेरे को मेरी ना अमाउंट भी पे करनी है, मैंने किसी पर्सन को मशीनरी बेची बाहर, तो उसने मेरे को अभी मेरी अमाउंट नहीं पे की, तो मैं क्या करूँगी, जितने भी रीज़नेबल स्टेप्स है एज़ प्रोवाइडेड इन द एक्ट, एज़ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, वो सारे मैं फॉलो करूँगी ताकि मेरे को मेरा फॉरेन एक्सचेंज जो मेरी पेंडिंग अमाउंट है वो मेरे को मिल जाए। फिर हमने क्या देखा, जब हमें हमारी फॉरेन अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है, तो जो इंडिया का पर्सन है वो क्या करेगा, उस फॉरेन एक्सचेंज का, या तो उस फॉरेन जो एक्सचेंज है, फॉरेन अमाउंट है या फॉरेन एक्सचेंज है, उसको ऑथराइज पर्सन को बेच देगा और बदले में वो इंडियन करेंसी ले लेगा, या फिर उस फॉरेन जो एक्सचेंज है उसके पास उसको रख देगा, किसके पास रख देगा, फॉरेन ऑथराइज डीलर के पास या ऑथराइज पर्सन के पास, ताकि जब उसको वो नीड हो, मान लो कि कभी उसने बाहर जाना हुआ या उसने फॉरेन जाना, तो वो उस अमाउंट को यूज़ कर लेगा तब उससे लेके। फिर हमने देखा कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आया, अगर मान लो कि एक आप कोई डेट या लाइबिलिटी पे करने वाली है, किसके रिगार्ड में, कोई फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्ड में, तो वो उस फॉरेन करेंसी का इसमें भी यूज़ कर सकता है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आज हमने क्या देखा, सेक्शन 3 में हमने देखा कि डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 4 में हमने देखा होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर हमने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे एज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, किसके, सेक्शन 3 और 4 के। फिर हमने देखा कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज है उसको रियलाइज़, रिपार्टिएट और सरेंडर करना है, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में हमने पूरा देखा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हाँ, ये वैसे इजी है ये टॉपिक, इट्स इजी, बट इसमें कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसी होती है कि कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप चाहो तो इसको एक बार दोबारा भी देख सकते हो इस वीडियो को, और इसके नोट्स वैसे ईजी हैं, बट आई वुड ट्राई कि मैं इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना के दिखा सकूँ, बिकॉज मैंने इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगला टॉपिक करेंगे एंड वी विल ट्राई कि ये एक्ट हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये जितना हमने आज टॉपिक किया ना, ये एज इट इज़ सेम टू सेम हमारा नेक्स्ट एक्ट में है, डिक्टो सेम एज इट इज़ ही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो तब तक के लिए आप ये रिवाइज़ करते रहो। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।